नमस्कार दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूं आपको दो ऐसे आदिवासी समूहों के बारे में कुछ खास जानकारी देने के लिए जो ज़रूरी भी है और आपको शायद रोचक भी लग सकती है। इसके साथ ही यह जानकारी आपको यह एहसास भी दिलाएगी कि इस दुनिया और जीवन को लेकर हमारा जो आउटलुक है, यानी जिस नज़र से हम दुनिया को देखते या समझते हैं, आदिवासी नज़रिए में और हमारे नज़रिए में कितना फ़र्क है, वो कैसे अलग है। इसके साथ साथ आदिवासियों के बारे में कुछ आम बनी धारणाएं भी आज के इस एपिसोड से टूट सकती हैं। आज हम जिन दो आदिवासी समूहों की बात कर रहे हैं, वो दोनों ही समूह एक दूसरे से हज़ारों मील की दूरी पर बसे हैं। इनमें से एक ऐसा समूह है जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि वे 40,000 साल से लेकर 70,000 साल से कुछ द्वीपों पर बसे हुए हैं और उनका बाहरी दुनिया से आज भी कोई संपर्क नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कहानी ऐसी है जो आपको जाननी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर हो तो ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत में आपको पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये तस्वीरें अंडमान के अलग अलग द्वीपों में बसे ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंग और सेंटिनली आदिवासियों की हैं। आपने इन तस्वीरों में यह नोट किया होगा कि ये आदिवासी अपने चेहरे और शरीर पर सफ़ेद और लाल मिट्टी के निशान बनाते हैं। मुख्य धारा के लोग यानी हम और आप अक्सर यह मान लेते हैं कि जब आदिवासी नाचते गाते हैं तो ठीक वैसे ही मेकअप करते हैं जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में नाच गान के दौरान ख़ास तरह की पोशाक पहनी जाती हैं या फिर मेकअप किया जाता है। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी और रोचक है। दरअसल सफ़ेद मिट्टी, जिसे आप खड़िया कह सकते हैं या वाइट क्ले कह सकते हैं, या फिर लाल मिट्टी या जिसे आप गेरू कह सकते हैं, उससे शरीर पर बनाए जाने वाले ये डिज़ाइन आदिवासी आस्था, स्वास्थ्य, सुरक्षा और प्रकृति के साथ संतुलन से जुड़े हैं। अंडमान के द्वीपों पर बसी अलग अलग जनजातियों के लोगों का मानना है कि दुनिया गंध और तापमान से चलती है। गंध और तापमान के माने हैं बॉडी की स्मेल और बॉडी का टेम्परेचर। अंडमान के आदिवासी ये मानते हैं कि धरती पर जंगल में इंसानों और जानवरों के अलावा प्रेत आत्माएं रहती हैं और शरीर की गंध और गर्मी आत्माओं को इंसानों की तरफ आकर्षित करती हैं। ये आदिवासी समुदाय यह मानते हैं कि अगर उन्हें जंगल में सुरक्षित रहना है तो गंध और तापमान यानी कि बॉडी स्मेल और बॉडी टेम्परेचर दोनों को ही कंट्रोल में रखना होगा। यहीं से शुरू होती है मिट्टी की कहानी। सबसे पहले बात सफ़ेद मिट्टी की। स्थानीय भाषा यानी आदिवासियों की भाषा में इसे टोल या टाले कहा जाता है। यह सफ़ेद मिट्टी शरीर को ठंडा रखती है और इंसानों की गंध यानी स्मेल को भी दबाती है। इससे इंसान आत्माओं व जानवरों से खुद को सुरक्षित रख सकता है। इसलिए अक्सर आदिवासी परिवार भोजन के बाद आराम करने से पहले सफ़ेद मिट्टी से अपने शरीर पर लेप करता है। इसके अलावा शिकार पर जाने से पहले भी ऐसा किया जाता है। यहाँ यह भी बताना ज़रूरी है कि जारवा, ओंग या फिर सेंटिनल आदिवासियों को शिकार पर लगी पाबंदी के कानून से बाहर रखा गया है। और हाँ, अगर परिवार में किसी को बुखार आ जाए तो भी इस सफ़ेद मिट्टी का लेप लगाया जाता है। चलिए, ये तो बात हुई सफ़ेद मिट्टी की और अब बात कर लेते हैं लाल मिट्टी या गेरू की। लाल मिट्टी के इस्तेमाल की यह कहानी सुनकर आप यह भी समझेंगे कि अक्सर अंडमान के आदिवासियों के बारे में जो ये धारणा बनाई गई है कि वे अभी भी असभ्य हैं, उनमें समाज या फिर सामाजिक परंपराओं या रिश्तों का निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि लाल मिट्टी उनकी सामाजिक मान्यताओं और नियम दोनों से जुड़ी है। लाल मिट्टी, जिसे गेरू, आलम या ओडू कहा जाता है, इसे सूअर या कछुए की चर्बी के साथ मिलाया जाता है।
मान्यता है कि यह शरीर को गर्म रखती है और ऊर्जा और जीवन शक्ति को बढ़ाती है। इसलिए इस मिट्टी का इस्तेमाल उत्सवों में जैसे विवाह या जन्म संस्कार में किया जाता है। इसके अलावा परिवार में किसी की मृत्यु के बाद जब शोक की अवधि खत्म हो जाती है तो नए जीवन की शुरुआत के संकेत के रूप में भी लाल मिट्टी इस्तेमाल की जाती है। और अब आपको दिखाते और बताते हैं कि ऐसे आदिवासी समुदाय के बारे में जो अब लगभग मुख्य धारा के समाज में शामिल है। ये आदिवासी समुदाय राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रहता है। जी हाँ, मैं भील आदिवासियों की बात कर रहा हूँ। चलिए इस कहानी से पहले नाच गान का ये एक खूबसूरत वीडियो देखिए। ये वीडियो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले का है और यह जो नाच गाना चल रहा था यह भील आदिवासियों के प्रिय पर्व होली पर लगने वाले भगोरिया हाट का अवसर था। इस नाच में आप देखेंगे कि इन लोगों ने सिर पर मोर पंख से बने मुकुट पहने हैं और चेहरे पर सफ़ेद मिट्टी या खड़िया से कुछ डिज़ाइन बनाए हैं। अब इस वेशभूषा और सजावट को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वे अपने परंपरागत नाच के लिए तैयार हुए हैं। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है कि उन्होंने खुद को नाच के लिए ऐसा सजाया है। लेकिन इस वेशभूषा की कहानी और थोड़ा आगे तक जाती है। दरअसल अगर अभी आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ पर आपको आदिवासी इलाकों में होली का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। महाराष्ट्र के नंदुरबार के आदिवासी इलाकों में जाएंगे तो बाजार में आपको मोर पंख से बने हुए ये मुकुट भी बिकते हुए मिल जाएंगे। इसके पीछे कहानी ये है कि जब कोई परिवार या व्यक्ति देवता से अपने लिए या परिवार के लिए या फिर गांव के लिए कोई मन्नत मांगता है और वो मन्नत पूरी हो जाती है तो होली के अवसर पर उस परिवार के लोग या व्यक्ति जिसने मन्नत मांगी है वह यह मोर का पंख मुकुट बनाकर पहनता है। अब आप कहोगे कि मोर पंख से बने इस मुकुट को कहते क्या हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो इसे कहते हैं मोरखी। दोस्तों, आदिवासी जीवन शैली और संस्कृति परंपराओं में बड़े बदलाव आ रहे हैं और ये बदलाव लाजमी हैं, आएंगे ही। लेकिन चुनौती ये है कि जैसे जैसे ये बदलाव आएंगे वैसे वैसे आदिवासी परंपराओं के बारे में ज़रूरी जानकारी भी गायब होती जाएगी, क्योंकि ये जानकारियाँ दर्ज नहीं की जा रही हैं। मैं भी भारत की ये कोशिश है कि ये ज़रूरी जानकारियाँ रिकॉर्ड हो सकें। अगर आपको लगता है कि यह एक ज़रूरी और अच्छा काम है तो आगे बढ़िए, हमारा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।